गुजरात में अन्य राज्यों से हर साल हजारों परिवार गुजरात में रोजगारी के लिए आ रहे हैं। प्रवासी राजनीति की वो माइग्रेशन की पॉलिटिक्स जो गरीबी के कारण अपने ही देश में दूसरे राज्यों में अगर रोजी रोटी की खोज में जाते हैं तो वहां गरीबी बढ़ा देते हैं। ये सोच है गुजरात के मंत्री और प्रवक्ता नितिन पटेल की। कल गुजरात सरकार की खिंचाई गरीबी के आंकड़ों को लेकर हुई तो इस पर सफाई देते हुए नितिन पटेल ने कहा, गुजरात में गरीबी यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों के चलते बढ़ी है। खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। जय नारायण व्यास जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के नेता। उनसे हालांकि मैं कार्यक्रम शुरू करना चाह रही थी। शक्ति सिंह गोहिल, अध्यक्ष गुजरात कांग्रेस के। अभय कुमार दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। और उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले शक्ति सिंह जी, आप ही के पास आऊंगी। जो ये माइग्रेशन पॉलिटिक्स है, कितना बड़ा रूप अख्तियार करने वाला है? देखिए, माइग्रेशन से हमारा देश भी बना है, ये कहे तो कोई और ताजुब वाली बात नहीं। परसों से होता है और आज हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में जीते हैं। वहां अगर कोई गुजराती पूरी दुनिया में गया है, वहां से पैसे कमाता है और गुजरात में पैसे लाता है, बाहर से आता है वो भी। हमारे पास एशिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। पैसे कमाते हैं, वहां मजदूर काम करने वाले उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से आते हैं। पर असल बात यह है कि गुजरात पहले से विकास में आगे था। गुजरात में कुछ भी आज होता है पब्लिसिटी करके मोदी कहते हैं मेरी वजह से ये है, और जब उनकी कमजोरी से ऐसा कुछ होता है, गुजरात में बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स जो गैप बढ़ गया है, चंद चहीते लोगों के लिए गवर्नमेंट की ट्रेजरी खुली छोड़ दी जाती है और गरीब लोगों के लिए जो प्रोग्राम है, मैं आपको कैग का रिपोर्ट दिखाऊंगा, वहां से पैसे कट किए जाते हैं, खाए जाते हैं, करप्शन होता है। इसलिए गरीबी है गुजरात में। पर इससे बचना है तो ठीकरा किसी और पे फोड़ो। ठीकरे फोड़ने वाली बात है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जय नारायण व्यास हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बेहतर तरीके समझेंगे। अभय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये मसला है, क्या इस बार के चुनावों में बहुत बढ़ चढ़कर सामने आएगा? क्यों जो भाषण हम सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, जो अहम बड़े प्रवक्ता हैं, पीएम कैंडिडेट हैं, प्रवासियों का, माइग्रेशन पॉलिटिक्स का जिक्र क्यों बार बार हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इस मसले को कब ज्यादा दोहन होगा। दरअसल ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कुछ अपने ही बनाए हुए जाल में थोड़ी सी फंस गई है। वो जो गरीबी, इतने रुपए कमाने वाला गरीबी की रेखा से ऊपर है या नीचे है, ये जो पूरा मसला है जिसमें वो देखिए, एक तो उसकी वजह से फंस गई है। मैं और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही अमानवीय बयान है। आप देखिए कि पंजाब में बहुत लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने कभी रोना नहीं रोया कि उनकी वजह से हमारी गरीबी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में लंबे अरसे से लोग जा रहे हैं, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया कि हमारी गरीबी बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल गरीबी को छूत की बीमारी की तरह बता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के गरीब आएंगे और हमें छू लेंगे तो हमारे अंदर जो गरीबी का रोग है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको समझने के लिए अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे प्रदेश से, दूर दराज के प्रदेश से कोई गरीब आदमी कहीं रोजी रोटी कमाने जाता है तो वो वहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध कराता है और उससे उत्पादन होता है। उससे उस इलाके की अमीरी बढ़ती है, वहां के स्थानीय लोगों की अमीरी बढ़ती है। जो गुजरात से लोग गए हैं उससे गुजरात की अमीरी बढ़ रही है, उनकी गरीबी नहीं बढ़ रही है। ये पूरा तर्क जो है बहुत ही घटिया किस्म का तर्क है। ठीक है, जय नारायण व्यास जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके जिस तरह से मंत्री ने कहा कि जो यूपी, बिहार, उड़ीसा से लोग आते हैं उसके कारण गरीबी के आंकड़े बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य की गरीबी से परेशान होकर आया है, गरीब हालात से परेशान होकर आया है। कैसे आपके राज्य में वो गरीबी बढ़ा देगा? ज्यादा मेहनत। देखिए, गुजरात में जो भी आया है, ऐतिहासिक समय से पारसी सबसे पहले गुजरात में आए। गुजरात में जो भी आए हैं हमने उनका स्वागत किया है और वो जैसे दूध में शक्कर मिल जाए इस तरह गुजरात में मिलजुल के रहते हैं। गुजरात में हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, वो भी हमारे भाई है और बिल्कुल हम भाई की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये नहीं है कि हम वहां से, बाहर से लोग आते हैं उनसे हमें कोई एतराज है। शायद मंत्री जी का कहने का मतलब ये हो सकता है कि अक्सर जो लोग माइग्रेशन करके आते हैं उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी धंधे के तलाश में गुजरात में आते हैं और हो सकता है कि उनको जब तक नौकरी धंधा नहीं मिले तब तक उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है।
तो मैं समझता हूं इस बात को यही संदर्भ में इसका हमें इस संदर्भ में हमें लेना चाहिए। जयनारायण व्यास जी, आय का जब तक साधन नहीं होगा तो फ्री में तो कोई रखता ही नहीं है ना किसी को। वो काम करेगा, मेहनत करेगा, तभी तो वहां पर पैसे कमाएगा। जबकि नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कहीं भी चले जाएं इलाकों में, कि जो माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं गुजरात में सबसे सुखी हैं, सबसे अच्छे हालात में वो वहां पे रह रहे हैं। तो क्या मोदी झूठ बोल रहे हैं या जो नितिन पटेल है वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, दो में से एक भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। जैसे बंबई में हर रोज लाखों लोग आते हैं, आप कहोगे दोनों झूठ है। कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में आते हैं। तो इसी तरह गुजरात में जब ये आर्थिक अपॉर्चुनिटी है, आर्थिक क्षमता है, तो कई लोग आते हैं, मगर आने के बाद तुरंत उनको नौकरी या धंधा मिल जाए ऐसा नहीं होता है। तो इनको भी समय लगता है सेटल होते। आप भी कहीं बाहर जाए तो सेटल होते हुए आपको समय लगता है। तो जयनारायण व्यास जी, आंकड़ों की बात करें, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके जो राज्य का विकास दर है 10% से ज्यादा है। जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत खुश हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो देश भर में, भारत में जो सबसे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं वो महाराष्ट्र जाना पसंद करते हैं, दिल्ली जाना पसंद करते हैं, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। 5वें स्थान पर आता है गुजरात, 5वें स्थान पर आता है। रो रहे हैं मतलब उसमें भी परेशानी है कि जो लोग आ रहे हैं। निधि जी, उसमें एक बात समझनी होगी जी, निधि जी, उसमें एक बात समझनी होगी कि बंबई और दिल्ली अपने आप में एक अलग मायना रखते हैं और हरियाणा को दिल्ली का फायदा मिल जाता है। इट इज द शेडो जोन ऑफ दिल्ली। तो कलकत्ता, बंबई और दिल्ली की जो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है, वो क्षमता अलग है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बेंगलोर आकर्षित करता है। सर, आकर्षित करने की आप बताओ, यूपी ज्यादा ऊपर है गुजरात से, कलकत्ता यूपी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे 32 मेट्रो है, 32,32,600 लोग आए। मैं अपनी रिसर्च टीम से यही पूछ रही थी कि यूपी में क्यों लोग जा रहे होंगे, क्योंकि हमेशा हम तो ये सुनते हैं, ऐसा लगता है कि सारा देश भर के राज्यों के लोग गुजराती जा रहे हो, जो भाषण हम सुनते हैं। लेकिन ये सुनकर, समझकर मुझे ये लगा कि उत्तर प्रदेश भी है, लोग यहां पर भी जा रहे हैं, जो किसान वर्ग है वो भी जा रहे हैं। तो एक तरह से स्थिति को समझने की बात है। निधि, जाते हैं लोग वो जिनको गुजरात की ट्रेजरी लूटना है और भाजपा को फंड देना है, वैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट प्लांट लगाने जाते हैं। गुजरात में असल बात यह है कि आम आदमी गुजराती जो है उसके लिए काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं तो इनके लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कह दिया, कांग्रेस के खिलाफ तो भगवान ने कह दिया। इसी कैग का रिपोर्ट कहता है कि 5 साल के नीचे की आयु वाला गुजरात में एवरी सेकंड चाइल्ड इज अंडर नरिश्ड। वुमन जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। अगर आप विकास में आगे हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप अपने बच्चे को तो कम से कम वो खाना खिलाओगे। वो भी जब आप नहीं कर रहे हो और फिर गरीबी दिखाई देती है तो दूसरे के सर पे ठिकरा फोड़ते हो कि बाहर से लोग आते हैं इसलिए गरीबी का आंकड़ा है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और नितिन पटेल को इस देश की माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती। 7 सितंबर 2013 जब 32 रुपया गरीबी के लिए कहा गया, नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जो लफ्ज बोले थे वो एरोगेंसी और वो भाषा मेरी संस्कारिता नहीं है। तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन और कांग्रेस को गालियां दी थी। और 16 दिसंबर 2013 गुजरात गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकालती है कि 10 रुपया 80 पैसा जो कमाता है वो गरीब नहीं है। तो क्या, किस तरह का दुगना चेहरा है? इस देश की जनता को भी सोचना होगा कि झूठ और फरेब की राजनीति प्रधानमंत्री की कुर्सी ख्वाब में हो सकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये घटिया राजनीति करो। जयनारायण जी, जिस तरह से अभी शक्ति सिंह गोहिल भी कह रहे हैं, आंकड़े कल ये पॉवर्टी के सामने आया और खूब गुजरात सरकार की इस मामले में खिंचाई हुई। फिर आप लोगों ने कहा कि ये तो केंद्र की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। फिर ये भी हुआ कि 2004 में किसकी सरकार थी, वो तमाम फहरिस्त आई। लेकिन क्यों एक मार्केटिंग जो कर रही है गुजरात की, उसमें बहुत लोचा है, कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। सिस्टमेटिकल बनाया हुआ चित्र है, लोचा नहीं। जयनारायण भाई, आपसे मैं सच की उम्मीद रखता हूं। आप जरा यहाँ हाथ रख के सच बताइए। आप नितिन पटेल की इंटेलिजेंस पे आप 2 लफ्ज कह दें। गुजरात में आपको भी मालूम है, आप भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। मैं आप दोनों नितिन पटेल के सामने में रहा, आप साथ रहे। आप उस नितिन पटेल के इंटेलिजेंस पे कुछ बताइए जरा। वो इनकम से थोड़ा लाइट फेंक दीजिए। इट इज इनकम इंडिपेंडेंट, इट इज असेट लिंक्ड डेफिनेशन। वो असेट लिंक्ड है, वो
0 से 16 अंक तक लेकर हम इसको जोड़ते हैं। तो ये जो 2004 में प्लानिंग कमीशन ने आंकड़े रखे थे, वो 2004 से उसके अतिरिक्त जो लोग हैं, जिनके घर में कहीं छोटा सा बिजली का दिया है, किसी के घर में पंखा है, तो वो 0 से 16 पॉइंट वाली गाइडलाइन में नहीं आता है। वो अतिरिक्त में लेने के लिए 2004 से इनको अतिरिक्त बेनिफिट दिया जा रहा है। व्यास जी अब तक जो भी दलीलें दे रहे हैं वो इसलिए कन्विंसिंग नहीं है कि देखिए बिल्कुल, और हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि गुजरात में जो उनकी अपनी विफलताएं हैं, अब इनसे पूछा जाए कि भाई आपके गुजरात में ही आपने इतनी ग्रोथ रेट अगर की है, बहुत सारा चमत्कार कर दिया है, तो डोंग है, नर्मदा है, पंचमहल है, साबरकांठा है, ये बनासकांठा है, तापी है, इन जिलों में क्या हालात हैं? जो गरीबी के आंकड़े आपके यहां आ रहे हैं, भुखमरी के जो आंकड़े आ रहे हैं, हंगर इंडेक्स में जो गुजरात देश के जो 18-20 राज्य बड़े राज्य हैं उसमें अगर बहुत पीछे है, सबसे नीचे है, शायद आई थिंक 20 में 18वें के आसपास है। तो ये हालात इसलिए नहीं है कि यूपी बिहार के लोगों ने जाकर आपके हालात बिगाड़े हैं। इन जिलों के हालात क्या हैं? ये 6 जिले बताएं हमें व्यास साहब की इनकी हालत 15 सालों में आपने कितनी सुधारी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि साहब बाहर के लोग आकर बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके आंकड़े आपने अभी पेश किए अपने रिसर्च से आंकड़े कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, इन इलाकों में आपसे, और बंगाल तो एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का दूसरा घर रहा है। वहां के बारे में हमारे लोग जीवन में गीत हैं, संगीत है, उस पर धुने हैं। हम आज तक गुजरात को लेकर नहीं सुने। गुजरात हमारे लिए बहुत प्रिय प्रदेश है, इस देश की शान है, नो डाउट। महात्मा गांधी ने वहां से शुरुआत करी अपने जीवन की, और फिर वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। मोदी साहब आज भी दांडी और चंपारण की बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी होता हूं क्योंकि दांडी और चंपारण दोनों में उनके राजनीतिक पूर्वज नहीं शामिल हुए थे। तो मेरा यह कहना है कि जो राष्ट्रीय मुख्यधारा है उससे आप अपने को बिल्कुल काटिए मत। और मुख्यधारा यह है कि गुजरात जो कहती है मुख्यधारा राजनीति की, अर्थनीति की, कि गुजरात सोशल इंडिकेटर्स उसके बहुत खराब हैं। आप पूरे देश को कहते हो कि गुजरात जैसा बनाएंगे, गुजरात जैसा पूरा देश नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल अनइवन डेवलपमेंट है ये, असमान विकास, ये क्षेत्रीय विषमता जो गुजरात की है, अगर उसी को केवल इंप्लीमेंट किया जाए, उसको अगर पूरे देश में लागू किया जाए, तो इस देश में और ज्यादा रोषपूर्ण आंदोलन होंगे, डिस्कंटेंट बढ़ेगा। इसलिए पूरा गुजरात और पूरे देश पर गुजरात का मॉडल नहीं चस्पा हो सकता है। मैं आपसे यहाँ अभय जी ये पूछना चाहूंगी, जो विकास की बात, विकास के आंकड़े अपने आप में एक तरफ, हमने देखा जब अभी दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए थे, यही रिपोर्ट्स, मैलनरिशमेंट की रिपोर्ट्स, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, सामने रखी गई थी, तब असर पड़ता है नहीं। लेकिन जो माइग्रेंट्स वहां पर मौजूद हैं गुजरात में, उनकी जो स्थिति है, क्या और राज्यों में जो स्थिति है माइग्रेंट्स की उससे बेहतर है या खराब है? सवाल ये नहीं है कि वो पंजाब में जो जाता है मजदूर या जो बंबई मजदूर जाता है, कौन ज्यादा कमाता है। पंजाब का मजदूर ऐसा समझा जाता है कि सबसे ज्यादा कमाता है जो बाहर से जाता है, खासतौर से जिस वक्त खेती का सीजन होता है उस वक्त सबसे ज्यादा कमाता है। यहाँ मसला दूसरा है। यहाँ मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अर्थनीति है वो पूरी तरीके से भ्रम जाल में फंसी। यह है कि मोदी साहब जो भी भाषण देते हैं, जो भी ऐलान करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस देश का सारा कारपोरेट जगत जो है वो उनके पीछे लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना स्वदेशी का मॉडल पेश किया था। उस स्वदेशी के मॉडल को उठा के ताक पर रख दिया गया है, और आप वही आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने गरीबी की रेखा पेश कर रहे हैं जिसकी आप आलोचना करते रहे, यानी इसको बुरी तरह शक्ति सिंह जी बताया, गाली देते रहे हैं। अब आप उस चक्कर में फंस गए हैं। उस चक्कर से फंसने के लिए, बचाव करने के लिए आपने एक और अमानवीय बात कही, उसका ठीकरा उन्होंने गरीब मजदूरों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। ये जो पूरा कुचक्र है, ये अर्थव्यवस्था में जो भयानक भ्रम है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नतीजा है। और एक चीज मैं बस जोड़ना चाहूंगा, एक सेंटेंस। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि जैसे आपने पूछा कि जो मजदूरों की हालत, प्रवासी मजदूरों की क्या हाल है, इसका एक एनएसएसओ का जो 68वें राउंड का आंकड़ा है, उसमें गुजरात में शहरी क्षेत्र में कैजुअल मजदूरी 144 रुपए 92 पैसे है। ये सरकारी आंकड़ा है सर्वे का। और पूरे देश में जो है वो 170 रुपए 10 पैसे है।
तो अगर आर्थिक केवल इकोनॉमिज्म को ही लिया देश के जाए, हिसाब से भी वहां कम दे रहे हैं। आर्थिकता को ही केवल लें आप, तो भी बुरी हाल। दूसरी बात यह जवाब है, देंगे दूसरी आप? बात यह कि जो प्रशासनिक स्तर पर उनके रखरखाव की जो व्यवस्था प्रवासी मजदूरों की होनी चाहिए, जो लोग हैं वहां, वो भी गुजरात में बहुत बुरी है, क्योंकि अंदर की कहानी यह है कि जी मैं जयनारायण जी आए बात करें उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं, जो विकास की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में है, मेरी डिस्ट्रिक्ट में है। हाईकोर्ट में एक पीआईएल हुई और हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप जितना पैसा कमाते हो मैरीटाइम बोर्ड, उससे कुछ प्रतिशत पैसे उन गरीब मजदूरों के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से जी रहे हैं, नर्क में पड़े हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आज तक एक पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं करता है। मैं एनडीटीवी से भी विनती करूंगा, एक बार कैमरा उधर घुमा ले आप तो पता चलेगा। माने जो आपके स्टेट को प्रॉस्पर करने के लिए आने वाले कोई हमारे दुश्मन नहीं है, इसी देश के रहवासी है, हमारे भाई है। सवाल यही क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की दाद देनी चाहिए कि वो जिस तरह से अपने गुजरात की मार्केटिंग कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से है। बिल्कुल जो और आंकड़े हैं जो सामने लाने चाहिए थे वो नहीं आ सके। अब तो आज मैं रिसर्च देख रही थी तो देखकर काफी चीजें सवाल। कभी कभी ऐसा है कि जब सच बोलने वाले और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले थोड़े से आलसी हो जाते हैं, तब झूठ भी बिक जाता है और सच भी बिक जाता है। मैं मेरे ऊपर भी लेता हूं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं किसी हवा में बात नहीं करता हूं, मैं गुजरात का सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू लेके आपके चैनल पे, मोदी जी को जो भाषा पसंद हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उनके जो फिगर्स, मैं उनकी सरकार के, मेरी सरकार के नहीं, कांग्रेस की सरकार के नहीं, गुजरात बीजेपी की, मोदी की सरकार का सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू लेके आपके सामने बैठ जाए मैं और मोदी जी, और गुजरात की असलियत आपके जरिए, चैनलों के जरिए। मैं गुजराती हूं, मुझे फक्र है कि 1992 में सबसे ज्यादा रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया। गुजरात पहले से विकास में आगे। बड़ी खबर में हम यही अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके नाम पर क्या राजनीति खेली जा रही है, या जो सभी मुश्किलात हैं उसका ठीकरा उनके सर पे डाल दिया जाता है। अभी जी, जब पिछले 2012 के चुनाव हुए थे गुजरात में, तो बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत जो गुजरात की सरकार है, उन्होंने जो वहां पे माइग्रेंट्स हैं उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि नहीं, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे बेहतर हैं जो माइग्रेंट्स है। अरुण प्रसाद सिंह हैं, सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी सीतामढ़ी बिहार के, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। अंबरगांव असेंबली सीट उनके ध्यान में रखी गई थी कि आप इसका जिम्मेवारी आपकी है। जयप्रकाश ठाकुर एक सीनियर बीजेपी फ्रॉम मुंबई आए थे, वो वलसाड़ में जो लोग हैं उनको महाराष्ट्र की ये स्थिति बताने की कि यहां पे हालात बेहतर हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं चाहता हूं जब मेरा अगला जन्म हो तो गुजरात में हो। तो जो सियासत है, एक तरफ मार्केटिंग होती है गुजरात में, किस तरह के हालात हैं माइग्रेंट्स की लुभाने की, ये कितनी अहम है इस समय बीजेपी के लिए? देखिए, जैसा कि उर्मिलेश ने अभी आपके सामने तथ्य और आंकड़े रखे, गुजरात में जो मजदूर गए हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, अब बीजेपी ने ये एक गलती कर दी है, ये पूरा मुद्दा उठाकर उसने ये गलती कर दी है, और इसका इस वक्त उन्हें अफसोस हो रहा होगा। और अब जल्दी ही देखिए ये पलटा खाएंगे। अभी देखिए, आप नितिन पटेल का अभी जो बयान दिया, दूसरा बयान है, वो पढ़िए, जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए मत जो है, तो आप पाएंगे कि अब ये पूरी तरीके से बचाव के मूड में है, क्योंकि ये उन मजदूरों को अभी चुनाव के इस मौसम में नाराज करना नहीं चाहते। और ये एक दिन पहले जो गरीबी की रेखा वाला बयान था, उसकी लीपापोती करने के लिए दूसरा बयान दिया, अब दूसरे बयान की लीपापोती करने के लिए तीसरा बयान दे रहे हैं, और अभी 1-2 दिन लीपापोती और चलेगी। ठीक है, जयनारायण व्यास जी, आप गुस्सा, आप जो विस्थापित वहां पर मौजूद है, माइग्रेंट्स हैं, उनका गुस्सा मोल नहीं ले सकते इस समय। नितिन पटेल को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए था। देखिए निधि जी, पहले तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि ये आपकी जो डिस्कशन पैनल है उसमें 3/1 हो गया है। 3 लोग गुजरात के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, हर रोज और मुझे अकेले जवाब देना है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे 3 गुना समय मिलेगा और बीच में मुझे नहीं काटा जाएगा, क्योंकि कई बातें कही गई है जिसको तथ्यों और हकीकतों को मोड़कर तोड़ मरोड़ के यहां एक तरफा बोला गया है, और मैं जवाब देना चाहूंगा एक एक करके। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे जी। पहली बात, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की जो दुहाई देते हैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको शायद मालूम नहीं है
कि दुनिया में 12 जो डायमंड बिकते हैं उसमें से 11 गुजरात में पॉलिश होते हैं और वो छोटी इकाइयां करती है। कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। गुजरात देश का 1/3 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्शन गुजरात में होता है और छोटी इकाइयां करती है। 20 हॉर्स पावर से 60% उत्पादन जो है 20 हॉर्स पावर से कम डीजल इंजन का छोटी इकाइयां करती है। 45% डाइस्टफ का उत्पादन है, छोटी इकाइयां करती है। क्या सूरत में 30 किलोमीटर प्रति मिनट, मैं रिपीट करता हूं, 30 किलोमीटर प्रति मिनट कपड़ा बनता है, छोटी इकाइयां करती है। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर की लगा के बैठे हैं आप? क्या मालूम है आपको गुजरात के बारे में? आप पहले गुजरात के औद्योगिक विकास के बारे में पूरा जान लें कि गुजरात में छोटी इकाइयां कितने बंद करवाए मोदी आने के बाद? ये सब तो बरसों से होता था, मोदी ने नहीं किया है। जयनारायण भाई यहाँ हाथ रख के बोलो, डायमंड पॉलिशिंग जब मोदी नहीं आए थे तब से हो रहा है। आप उसमें से बाहर निकले। अब दूसरे मुद्दे पे मैं आता हूं। गुजरात के आंकड़ों को कहीं न कहीं तोड़ मोड़ कर आप रजू करते हैं, जब यहाँ पेश करते हैं। रिपोर्ट से आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से आंकड़े तोड़ मरोड़ के सर? बताइए कौन से आंकड़े? पॉपुलेशन है, कौन से ट्राइबल्स है, कौन से 60% शेड्यूल कास्ट है। देश का 1/3 सागरी तट गुजरात का है। देश का सबसे बड़ा डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात का है। गुजरात की उपलब्धियों को कोई नहीं नकार रहा है। गुजरात की उपलब्धियों को कोई नकार नहीं रहा है। यहाँ पे हम माइग्रेंट्स की चर्चा कर रहे हैं। आपके मंत्री कहते हैं जो गरीबी है बड़ी है, माइग्रेंट्स की वजह से बड़ी है। और देखिए शक्ति सिंह जी, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था, और आप सज्जन हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सारी चीजें मैं भी कहता हूं। जयनारायण भाई सुन लीजिए एक बार, मुझे 1 मिनट सुन लीजिए आप। गुजरात विकास में बरसों से आगे था। आप जिस डायमंड पॉलिशिंग की बात करते हो उसमें गुजरात पहले से आगे था। और आप क्यों? मैं यही कहता हूं कि गुजरात का डीएनए डेवलपमेंट है। मोदी इसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। उन्होंने परेशान किए छोटे लोगों को, क्यों भूल जाते हो? 1995 के लेवल से 2013 का लेवल का डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल करें। आप मोदी को जब वक्त है बोल देना, उनका सोशल इकोनॉमिक रिव्यू लेकर बैठूंगा मैं। कोई लेबर पीस के नाम पे तकलीफें थी, आपने गुजरात को डिफेंड करने में आपकी वकालत आप जमती नहीं है, क्योंकि आपका केस गलत है। आपका मंत्री नितिन पटेल को आप जानते हो अच्छी तरह से। नितिन पटेल को डिफेंड कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, वो आप जानते हो। फोरम में आ जाए, आप चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर उसका बेस 1995 वर्सेस 2013 रहेगा। चर्चा के लिए कोई तकलीफ नहीं है। ये बात मत करें कि हम चर्चा से मुक्त हैं। जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, चर्चा के लिए और न तो हमें कुछ छुपाना है। नहीं, छुपाना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं, क्या इस समय 2014 के समय जब आम चुनाव सर पर है, नितिन पटेल ने गलत बयान दिया है? गलती हो गई है, मान लीजिए। देखिए आप एक बात समझें कि उनका कहने का जो मतलब है, अगर आप एक ही सेंटेंस को पकड़ के बीच में से उठा के उन्होंने इसके बाद का सेंटेंस क्या कहा है, आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, देख लीजिए। दोनों सेंटेंसेस को साथ जोड़कर बहस कीजिए। मैं तैयार हूं अगर उनकी गलती हुई है तो स्वीकारने के लिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो किया, ये सेंटेंस के बाद का सेंटेंस ले लीजिए आप। उन्होंने कहा उनका गुजरात में स्वागत है। नहीं, लेकिन व्यास जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज उनका गुजरात में स्वागत है। लेकिन व्यास जी, मैं आपके एक सेंटेंस को फिर से उठा लेते हैं और फिर उसमें बहस होती है। किस तरह का स्वागत है सर? ये के सामने एक को रख देते हैं आप। नहीं, लेकिन व्यास जी, मैं आपने आंकड़ों की जो बौछार की है उसका आज जाके पूछिए गुजरात में आके, जो कहते हैं कि मैं गुजरात में जन्म लेना चाहूंगा। अरे गुजरात तो बहुत बढ़िया है, गुजरात पहले से था चर्चा में। नहीं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के ख्वाब देखने वाले। गुजरात पहले से था और गुजरात रहेगा, मगर कुछ चीजें उसमें जुड़ी है। नहीं, लेकिन हमने जोड़ा है। भाजपा के शासन में गुजरात ने कृषि उत्पादन में और सर मध्य प्रदेश बहुत आगे है। आप ही का भाजपा शासित प्रदेश, सुने एक सेकेंड, आप ही का भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश आपसे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सेक्टर में आपकी पोल खुल गई, आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बातें करते थे। पहले आप मेरी बात तो सुन लें। कांग्रेस वालों की भाषा आप नाराज ना हो।
आप नाराज ना हो, विद्वान आदमी हैं आप, मेरी बात सुन लीजिए। सेक्टर की बातें करते थे, आप जो आंकड़ों की बौछार कर रहे हैं, इसका आज के विषय से कोई रिश्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा कि आपके मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के कारण गुजरात के गरीब होने की बात कही है, गरीब वहां की भूखमरी की या हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे होने की बात कही है, लेकिन बिहार जो गुजरात के 6 जिले हैं जहां इतनी बदहाली है, आप जानते हैं कि डांग में आप जाइए, आपको रात को रहने की जगह नहीं मिलती है। तो आप जो इन 6 जिलों के हालात हैं जनाब, एक सेकंड सर, को रहने की सहूलत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ सर, एक सेकंड, आप महल में चलिए, आप डांग में चलिए, आप सापुतारा मत ले जाइए 70 किलोमीटर दूर वहां से, आप आहवा से, आप आहवा से 70 किलोमीटर दूर सापुतारा मुझे ले जाइए मत। मैं ये कह रहा हूं कि ये 6 जिले अगर आज भी गुजरात के नक्शे पर सबसे पिछड़े हुए हैं, इनका हाल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से भी गया गुजरा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चलने के लिए तैयार हूं। गुजरात का हिस्सा जहां खत्म होता है, कांग्रेस शासित महाराष्ट्र का हिस्सा शुरू होता है, वहां गांवों में बिजली नहीं है। ठीक है, बिजली की बात आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आंध्र प्रदेश किसानों को 7 घंटे बिजली अभी भी मुफ्त देता है, आपके पास 1 घंटे भी किसानों के लिए मुफ्त बिजली नहीं है। मजदूरी किस राज्य में ज्यादा मिल रही है, उर्मिलेश ने वो आंकड़े भी सामने। खबर में बहुत कम समय हमारे पास रह गया है, यही अब समझने की कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे कि वाकई जो एक विस्थापित का मसला है इन लोगों का, क्या ये एक पसोपेश में डाल दिया इसने गुजरात सरकार को? अभय जी, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और जो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में कोई है नहीं उनके मुताबिक, और उनके एक जो चुनावी सहयोगी हैं शिवसेना वाले, वो और भी बड़े राष्ट्रवादी हैं और भी उग्र राष्ट्रवादी हैं। वो लोग जो गरीब मजदूर दूसरे प्रांतों से दूर दराज की यात्रा करके रोजी रोटी तलाश करने आते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण करते हैं। ये जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो कि पटेल के बयान में हुई है और अब उसकी लीपापोती कर रही है, ये उसका एक बहुत ही भोंडा उदाहरण है। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, नहीं बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि गुजरात के वित्त मंत्री को या किसी भी वहां के बड़े नेता को बीजेपी के ये बातें नहीं करनी चाहिए, गुजरात की अस्मिता के खिलाफ हैं। गुजरात के लोग दुनिया के तमाम विकसित देशों में, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह प्रवासी के रूप में प्रतिष्ठा उनको मिली हुई है। तो जो अपने देश के सूबों के लोग वहां माइग्रेट किए हैं, आल्दो वो 5वें स्थान पर है माइग्रेशन के डेस्टिनेशन के तौर पे, और आप उनको कोस रहे हैं कि हमारे यहां क्यों आ गए, और आपके कारण हमारी गरीबी बढ़ रही है, हमारी बदहाली दुर्दशा बढ़ी, हमारे आंकड़े खराब हो रहे हैं। के साथ जोड़ लो कि जो मुझे लगता है ये बहुत ही हमारे गलत विदेश जा रहे हैं, उनके लिए अगर वहां के विदेश में लोग कहें कि भाई जो आ रहे हैं गुजराती वो हमारी गरीबी को बढ़ा रहे हैं, तो हमें कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा ना हमें। जयनारायण जी, क्या हुआ? आवाज ही चल। देखिए, पूरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है, ये आधा सेंटेंस है, और जो उन्होंने पूरी बात कही है उसको नहीं लेके, परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ के, एक निर्धारित दिशा में पूरी चर्चा को ले जाके ये बात को बिल्कुल गुजरात के खिलाफ पेश करने की ये जो पूरी चर्चा है, गुजरात के खिलाफ यही है, स्पष्टता कर देनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने ऐसा कहा, उनका जो कहने का उद्देश्य था वो पूरा सेंटेंस लेके बहस करो आप, उनका पूरा सेंटेंस जो है उसके साथ बहस की जाए तो ठीक है। कोई गुजराती इस तरह की बात सोचता नहीं, करता नहीं, और गुजरात के संस्कार के साथ ये बातें सुसंगत भी नहीं है, और मैं मानता हूं शक्ति सिंह जी इस बात पे मेरे साथ रहेंगे। पूरा उनका बयान सुनाया था सर, और उसके बाद उनको सफाई में आज एक और बयान देना पड़ा था, मैं आपको ये जोड़ दूं जी। देखिए निधि जी, पहली बात तो ये है कि गुजराती ने सभी को अपने साथ मिलाया है। गुजरात सरकार की वजह से वहां गरीबी बढ़ रही है, उसका ठिकरा दूसरे पे फोड़ के गुजरात को बदनाम गुजरात के नितिन पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज जयनारायण भाई गुस्से हो रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, गुस्सा जायज है। गुजराती को बदनाम करने का काम नितिन पटेल और मोदी ने किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए। जयनारायण भाई के दिल में यह बात है, वो नहीं कह सकते हैं, मैं कह देता हूं। अब गुस्सा थूक दो मेरे भाई, या उनको जाके जरा समझाओ कि
जरा सोच, आपसे बात कर ले फिर बोले, ऐसे मत आप बकवास सभी आए, करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे विस्थापित जो लोग हैं, अपने जड़ों को छोड़ के किसी और राज्य में जाके काम कर रहे हैं, किसी मजबूरी के कारण जाके काम कर रहे हैं, हमें उनके काम करने की सराहना एक तरह से करनी चाहिए। और बीजेपी ये भी जान ले, मान ले जिस तरह से मेरे एक सहयोगी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आ जाएंगे तो वो यहाँ पर विस्थापित होने वाले हैं, ये कहा जाएगा। तो इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। जाते जाते आज जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, उन दृश्यों के साथ छोड़ जाते हैं आप सभी। नमस्कार।